गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे लास्ट में हम बात कर रहे थे पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन, राइट? तो एक बार देखना, कोई पॉइंट, किसी को कोई डाउट डिस्कस करना है? नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज एंगल बाइसेक्टर्स। सर हाँ सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन में एक डाउट था। सर उसमें जो हम पॉइंट लेते हैं मिरर के ऊपर, उतना डिस्टेंस अपन इमेज का भी लेंगे ना, फिर रिफ्लेक्शन में बड़ा सा होगा। हाँ, मतलब उस लाइन से सेम डिस्टेंस होगा। वो पॉइंट का है ना। एंगल बाइसेक्टर्स, जैसे अपने पास एंगल बाइसेक्टर्स के लिए लेट्स से कि टू लाइंस आर गिवन एंड गिवन लाइंस आर दीज लाइंस L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। तो इन दो लाइंस के बीच में दो एंगल हैं, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो इन दोनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं इस तरह से हो जाएंगे। एक एंगल बाइसेक्टर, मान लो ये लाइन है, एक एंगल बाइसेक्टर ये लाइन है। तो ये लाइन बाइसेक्टर लाइन को हम अगर B1 इक्वल टू 0 बोल रहे हैं एंड लेट्स से दिस बाइसेक्टर लाइन इज B2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट जो है कि इफ L1 एंड L2 की इक्वेशंस हम मान लेते हैं कि L1 वाला लाइन इज A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, L2 वाला लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ angle bisectors of these lines, and since two lines have two angles, therefore two angle bisectors, and equation of angle bisectors of these lines is A1x plus B1y plus C upon A1 square plus B1 square का root is equal to plus minus A2x plus B2y plus C upon A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे प्लस साइन यूज करने से अलग इक्वेशन मिलेगा और माइनस साइन यूज करने से अलग इक्वेशन मिलेगा। तो जो दो इक्वेशंस मिलेंगी वो दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी। और एक जो पॉइंट है कि जो बाइसेक्टर लाइंस हैं जिनको अभी अपन ने B1 और B2 से रिप्रेजेंट किया है, these bisector lines are always perpendicular to each other। ठीक है, ये तो हो गया दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करने का कंसेप्ट। बट अगर मान लो कभी क्वेश्चन ये बोले कि इन दोनों, जैसे अगर पहले अपन ऐसा करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम लोग एक क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन सर आपने जो लिखा है वो बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइंस के लिए इक्वेशन, वो कैसे निकाला आपने? फॉर्मूला देख के सोचो कैसे निकाला होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स of lines. First line is 3x minus 4y plus 1 equals to 0, and second line is 12x plus 5y minus 2 equals to 0। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके एक बार प्लस साइन के साथ लेके कैलकुलेशन करेंगे और एक बार माइनस साइन को लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो तुम लोग करो कैलकुलेशन, बताओ सिंपलीफाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, प्लस के लिए अलग, माइनस के लिए अलग। सर हमने पॉइंट्स ऑफ लाइन के तो उसमें से आपने लिया था इसको भी, फॉर्मूला को। हाँ, इस तरह का फॉर्मूला कभी यूज किया था अपन ने, मतलब प्लस माइनस का मतलब दोनों साइड मॉड होगा तभी प्लस माइनस आया है। एंड मॉड ऑफ A1 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला कहाँ यूज किया था? पॉइंट्स ऑफ लाइन में। पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डेरिवेशन भी यही है कि जैसे ये जो दो हैं गिवन लाइंस हैं और ये वाली जो है वो एंगल बाइसेक्टर लाइन है, तो हमें इस लाइन पे लाई करने वाले कोई से भी एक पॉइंट का लोकस चाहिए। तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, एक और पॉइंट, जस्ट अभी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो वो तो कर लो, लेकिन एक अलग पॉइंट
कि अभी जैसे डायग्राम में ये जो एंगल बाइसेक्टर लाइन है, इस बाइसेक्टर लाइन की प्रॉपर्टी कि L1 और L2 का एंगल बाइसेक्टर लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन L2 और L1 हो जाएगा। मतलब कि L1 एंड L2 लाइंस आर कंप्लीटली सिमेट्रिक अबाउट एंगल बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, L1 एंड L2 लाइंस आर कंप्लीटली सिमेट्रिक अबाउट एंगल बाइसेक्टर लाइन। कंप्लीटली सिमेट्रिक का मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, या फिर इस लाइन पे कोई से भी पॉइंट की L1 से डिस्टेंस L2 से डिस्टेंस इक्वल होगी। तो इस तरह से ये मिरर इमेज बनते हैं। इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, जस्ट एक अलग पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। फॉर्मूला है क्या, फर्स्ट लाइन अपॉन एक्स एंड वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर के सम का रूट इज इक्वल टू सेकेंड लाइन और सिमिलरली डिनोमिनेटर में 144 प्लस 25 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन ने प्लस साइन लिया तो प्लस साइन से क्या बन रहा है, ये 13 इंटू 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 12x प्लस 5y माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 इंटू 3 39, 12 60 21, तो माइनस 21x, कोफिशिएंट ऑफ y 52 और 25 ऐड किया तो 77, कांस्टेंट 13 प्लस 10 23। तो एक आंसर को सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। ऐसे ही माइनस साइन यूज करेंगे तो ये बनेगा 13 टाइम्स 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 5 टाइम्स 12x प्लस 5y माइनस 2। यहाँ कैलकुलेशन किया तो 39 प्लस 60 इज 99, 52 माइनस 25 कितना होता है, 52 माइनस 25 27 एंड 13 माइनस 10 3। तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार वापस से देख लो इसको। क्या, इफ वी आर गिवन इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2, जैसे कि इस क्वेश्चन ने ये और ये इक्वेशन बता रखी है, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स। अच्छा, बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज इफ टू लाइंस आर गिवन एज L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0, तो उन दोनों लाइंस के बीच में दो एंगल्स होंगे, एक तो ये वाला एंगल होगा और एक ये वाला एंगल होगा। तो इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन अभी हमने उनको B1 इक्वल टू 0 एंड B2 इक्वल टू 0 से मार्क किया है, तो वो अपन को फाइंड करनी है। उसका मेथड क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ये यूज करना है। इस फॉर्मूले में न्यूमरेट लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर फर्स्ट लाइन का एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर के सम का रूट इक्वल्स टू प्लस माइनस टाइम्स सेकेंड लाइन का एक्सप्रेशन अपॉन सेकेंड लाइन का जो एक्सप्रेशन है उसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का रूट। तो हमने अभी ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन लेके कैलकुलेशन अलग अलग कर ली। प्लस साइन और माइनस साइन से जो दो लाइंस आएंगी वो ये आ जाएंगी। तो ये तो हो गया मेथड कि दोनों एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस फाइंड करनी है, और इसमें कोई भी काफी टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो अभी हर्षिल ने पूछा है, या अभी हम अगर क्वेश्चन ने ये डिसाइड करने को बोल दिया कि इनमें से कौन सा एक्यूट एंगल्ड बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल्ड बाइसेक्टर है। अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग B1 जो है वो एक्यूट एंगल्ड है और B2 जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। बट अभी तो डायग्राम तो पता नहीं इस क्वेश्चन में अपन को, तो हमें अगर डिसाइड करना है कि विच ऑफ दीज टू आंसर्स इज ऑफ एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे वो अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी इस पेज पे जो है सारा कुछ क्लियर है इंटरसेक्शन क्या? इंटरसेक्शन फाइंड करके कुछ मिल सकता है इंटरसेक्शन ऑफ क्या, कौन सी लाइंस? सर, बोथ द लाइंस।
तो उससे तो अपने पास ये पॉइंट आ जाएगा, उससे कैसे, मतलब उसका क्या करोगे? मैंने बस पूछ रहा था कुछ। नहीं, अगर हम दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो वो वाला पॉइंट डेफिनेटली चारों लाइंस पे लाई करेगा, मतलब कि L1 L2 B1 और B2 पे लाई करेगा। बट उसका ये डिसाइड करने में कोई यूज नहीं आएगा कि एक्यूट ऑब्ट्यूज कौन सा है। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, अपन यहाँ पे नोट करते हैं। सर हाँ हाँ। सर आपने कौन से रेफरेंस से आपने वो B2 को ऑप्टूस लिया और B1 को एक्यूट लिया था? कौन से लाइन से आपने रेफरेंस माना था? कभी कभी हर्षल तुम ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कि मतलब ये एंगल और ये एंगल दिखने में कौन सा एंगल एक्यूट, कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज लग रहा है। वो L1 L2 के बीच में तो एक्यूट फिर ये ऑब्वियसली ये वाला एंगल एक्यूट छोटा एंगल लग रहा है, ये ऑब्ट्यूज लग रहा है। तो हमने कहा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, जो अभी अपन ने B1 मार्क किया है। ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो अभी हमें डिसाइड करना है, क्योंकि हमें डायग्राम तो पता नहीं होता क्वेश्चन में, हमें तो बस क्वेश्चन इक्वेशंस दे देता है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज इक्वेशन ऑफ एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल्ड बाइसेक्टर। सर हम्म। सर वो वाला इक्वेशन अपना डिराइव कैसे किया, वो वाला प्लस माइनस कैसे आया? मॉड की वजह से। अभी मैंने नहीं बताया था कि दोनों लाइन एंगल बाइसेक्टर लाइन के ऊपर कंप्लीटली सिमेट्रिक है। तो हमें B1 लाइन का अगर लोकस चाहिए तो B1 पे एक वेरिएबल पॉइंट h कॉमा के ले लिया और उसकी दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल कर दी। और डिस्टेंस जब इक्वल करेंगे तो ऐसे बनेगा फॉर्मूला, और मॉड हटाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। यस ओके। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अब इक्वेशन ऑफ एक्यूट, मतलब ये बताना है कि एक्यूट कौन सा है और ऑब्ट्यूज कौन सा है। तो उसके लिए मेथड 1, लेट acute angle between any one of the given line any one of the bisected line is theta such that situation number 1 tan theta is less than 1, B1 is acute angle bisector. Situation number 2, tan theta is greater than 1, B1 is obtuse angle bisector. अब ये जो मैंने नोट किया है ये हम डायग्राम से देख लेते हैं कि इस तरह से L1 और L2 इक्वल्स टू 0 लाइंस है, ये इनकी बाइसेक्टर लाइंस है। तो हमने जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो दोनों बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशंस फाइंड कर लीजिए। दोनों बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन अपन ने फाइंड कर ली थी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये मेथड, लेट एक्यूट एंगल बिटवीन एनी वन ऑफ द गिवन लाइंस से L1 इक्वल टू 0। हमने मान लिया जो दो लाइन गिवन है ना L1 L2, उनमें से एक लाइन तो ये ले ली, और जो दो बाइसेक्टर हमने फाइंड किए हैं B1 B2, उनमें से एक बाइसेक्टर ले लिया, कोई सा भी ले लिया अपन ने। ठीक है, और उनके बीच का एक्यूट एंगल थीटा फाइंड किया। इंपॉर्टेंट है कि हम ओनली ये वाला एंगल फाइंड करते हैं थीटा, ये वाला कंप्लीट एंगल फाइंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और टेन थीटा फाइंड कैसे करना है, टेन थीटा का हमने एक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी नोट किया हुआ है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, एक्यूट एंगल है तो हम ये थीटा फाइंड कर लिया। फिर हमने आगे बोला कि अगर टेन थीटा का वैल्यू इस फॉर्मूले से लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब कि जो बाइसेक्टर लाइन हमने ले रखी है ना, दैट बाइसेक्टर लाइन इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एंड टेन थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो जो बाइसेक्टर लाइन हमने लिया है दैट बाइसेक्टर लाइन इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब इसने बोला हमने, सो वी कैन आल्सो से 2 थीटा इज ग्रेटर देन 9। हाँ यही अपन हाँ यही तो लॉजिक यूज कर रहे हैं। हमने जो लॉजिक यूज किया है वो यही है कि सिंस हमने इस एंगल को थीटा बोला तो इसका मतलब कि L1 और L2 लाइंस के बीच का जो एंगल है उसको हम अब 2 थीटा बोल रहे हैं। L1 एंड L2 लाइंस के बीच के एंगल को 2 थीटा बोल रहे हैं।
if tan theta is less than 1, that means theta is less than 45 degree. तो 2 theta is less than 90 degree, less than 9. दो लाइन तो गिवन है, L1 equals to 0 and L2 equals to 0, और इन दो लाइंस के बीच में टू एंगल्स होंगे तो उनके टू एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। एक बाइसेक्टर तो ये वाली लाइन है और एक बाइसेक्टर ये वाली लाइन है। इन बाइसेक्टर लाइंस को हम B1 equals to 0 and B2 equals to 0 बोल रहे हैं। तो B1 तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है और B2 जो है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। अब मान लेते हैं कि अपन कि जो L1 लाइन है उसकी इक्वेशन A1x plus B1y plus C1 equals to 0, L2 line is A2x plus B2y plus C2 equals to 0. तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस विल बी, अब करना क्या है कि जो फर्स्ट लाइन है वो उसका एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा और x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस टाइम्स सेकेंड लाइन का एक्सप्रेशन लिखा और सेम इनके x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम जो दोनों एंगल बाइसेक्टर लाइंस हैं उनकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक बार प्लस साइन यूज करेंगे और एक बार माइनस साइन यूज करेंगे। मेरा जो फर्स्ट स्लाइड है वो कुछ नेटवर्क एरर की वजह से चला गया था, तो तुम्हारे नोट्स जो है वो कंप्लीट रहेंगे, इसलिए मैं वापस से लिख रहा हूँ। अब इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था, तो मैं आपको दूसरा डेटा दे देता हूँ, तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिकॉज तुमने ऑलरेडी लास्ट वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया था। फाइंड बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स of lines x plus 2y minus 5 equals to 0 and 2x plus y plus 1 equals to 0। तुम लोग इसके दोनों आंसर्स फाइंड करो कैलकुलेशन करके। सर सर आपने लिखा था B1 will always be perpendicular to B2, तो वो हाँ, ये भी लिखा ऑब्जर्वेशन से आया है। लाइक अभी जैसे अपने लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें तुम देखो दोनों का स्लोप m1 m2 इक्वल्स टू -1 आ रहा है। तो वही ऑब्जर्वेशन से आपने लिखा है, वो प्रॉपर्टी टाइप ज्योमेट्रिकली भी प्रूव कर सकते हो। ओके। तो एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करो। मैंने डेटा सिंपल लिया है कि दोनों साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। इक्वेशंस x minus y plus 6 equal to 0 and 3x plus 3y minus 4 equals to 0। ओके, हर्षिल तुमने a क्या आंसर बोला है? तो अगर हमने प्लस साइन यूज किया तो ये बन रहा है x plus 2y minus 5 is equal to 2x plus y plus 1। सिंप्लीफाई किया तो -x So can you explain the equation of angle bisector lines again? I didn't understand. मैंने कुछ इसमें एक्सप्लेन भी नहीं किया, फॉर्मूला बताया है, ये इस तरह से फॉर्मूला यूज करना है अपन को। तो देखना ये लाइंस बोली थी तुमने, हाँ करेक्ट है। हर्षिल तुम्हारा सेकंड आंसर कराओगे? हाँ 3x। ओके अभी ठीक है सर, आंसर्स आर मैचिंग। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों गिवन लाइंस हैं, ये दोनों गिवन लाइंस यानी कि ये दोनों गिवन लाइंस, तो इन दोनों लाइंस का जो एक्सप्रेशन है वो तो हमने यहाँ न्यूमरेटर में रख दिया
और फिर डिनोमिनेटर में यहाँ पे x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर के सम का रूट, यहाँ पे जो x और y के कोफिशिएंट हैं उनका यहाँ पे स्क्वायर के सम का रूट लिख दिया और फिर दोनों को माइनस प्लस आएगा ना, माइनस साथ इक्वेट कर दिया। क्या सेकेंड इक्वेशन में -3y आएगा ना? सेकंड इक्वेशन में +3y आएगा। तुम्हारा -3x -3y आ रहा है वो सही है, मेरा +3x +3y आ रहा है, एक ही तो बात है। यस यस। ठीक है, इसके बाद अपन ने नेक्स्ट बोला था कि मेथड्स टू डिसाइड या मेथड्स टू डिसाइड एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर्स। तो इसमें हमने कहा कि जो फर्स्ट मेथड है वो इस तरह से है कि फाइंड acute angle between any one of the given line, और हमने कहा कि अगर हम अब इस लाइन को L1 ले लेते हैं and any one of the bisector line, हमने अभी जो दो bisector lines फाइंड की हैं तो लेट्स से उसको हम B1 ले लेते हैं। हमने मान लिया कि L1 और B1 लाइंस जो हैं उनके बीच में एंगल थीटा है और इसके tan का जो वैल्यू है, सिचुएशन नंबर 1 दैट tan थीटा इज लेस देन 1, सिचुएशन नंबर 2 दैट tan थीटा इज ग्रेटर देन 1। इफ tan थीटा इज लेस देन 1 देन B1 is acute angled bisector and it is, if it is greater than 1 then B1 is obtuse angled bisector। ठीक है, और इसका हमने फिर एक्सप्लेनेशन दिया कि एक्चुअली सिचुएशन ऐसे है कि ये तो L1 और L2 लाइंस हैं और इनके बाइसेक्टर लाइन में हमने B1 को लिया और B1 और L1 के बीच के एंगल का tan थीटा फाइंड किया। अगर ये वाले एंगल का tan थीटा लेस देन 1 है दैट मींस थीटा नाउ लेस देन 45 डिग्री, तो ये कंप्लीट एंगल व्हिच इज 2 थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। इफ दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री तो इसका मतलब कि ये एक्यूट एंगल हो गया और ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। बट इफ दिस थीटा इज ग्रेटर देन 40, if tan theta is greater than 45, if tan theta is greater than 1 then theta is greater than 45 degree, तो whole angle is greater than 90 degree। अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो फिर ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर है ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये मेथड 1 है। बट यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी है। क्या है कैलकुलेशन कि पहले तो जो लाइंस L1 और L2 दे रखी होंगी उनका जो हमने भी लास्ट में सॉल्व किया ये वाली पूरी कैलकुलेशन करके दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशंस अपन फाइंड करेंगे। दोनों बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करने के बाद कोई सी भी एक लाइन, मान लो ये वाली लाइन, कोई सा भी एक बाइसेक्टर, मान लो ये वाला बाइसेक्टर, इनके बीच में tan थीटा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से फाइंड करेंगे और फिर उसकी वैल्यू को 1 से कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज है। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है कि इन दिस सिचुएशन अगर अपन ये बोल रहे हैं कि B1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है तो इन दिस सिचुएशन B2 वाला जो बाइसेक्टर होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। ऐसे ही सेकंड वाले केस में भी। तो ये मेथड 1 हो गया, लेकिन मेथड 1 से भी बेटर मेथड है। पर एक बार यहाँ तक जो मैंने नोट किया है उसमें कोई डाउट किसी को? तो वो 1 2 लिखा है tan थीटा लेस देन 1 ग्रेटर देन 1, उसका आपने बोला था ना कि 45 डिग्री का वो है ना प्रूफ उसका? हाँ ओके सर। अब जैसे अपन ने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया, इस लास्ट वाले क्वेश्चन में जो अगर हमने ये लाइन ली तो इस लाइन का स्लोप कितना है? जल्दी बोलो। -1/2 -1/2। और इस लाइन का स्लोप कितना है? 1। तो अगर हम ये नेक्स्ट में लास्ट वाले क्वेश्चन का एग्जांपल ले लें तो हमने कहा कि स्लोप ऑफ L1 लाइन जो था वो -½ आ रहा था
स्लोप ऑफ B1 लाइन 1 आ रहा था। अब इनके बीच में tan थीटा फाइंड करें तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। न्यूमरेटर इज 3/2 एंड डिनोमिनेटर इज 1/2, तो ये वैल्यू आ रही है 3। सिंस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, देयरफॉर बाइसेक्टर लाइन जो x माइनस y माइनस 6 था प्लस 6 था, क्या था, माइनस x प्लस y माइनस 6 जो लाइन आई थी, दिस लाइन इज माइनस x प्लस y माइनस 6, दिस लाइन इज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो अगर लास्ट क्वेश्चन ने हमसे डिसाइड करने को बोला होता कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर एक्यूट है, कौन सा एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज है, तो हमने जो भी चेक किया उससे ये वाला एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये वाला एंगल बाइसेक्टर एक्यूट आ जाएगा। ठीक है, ये तो है मेथड 1। मेथड 2 में क्या है? सर B1 का ऑपरेशन कराया ना अपन को। नहीं, हमने कहा कोई सा भी बाइसेक्टर ले लो, तो हमने भी B1 यानी कि फर्स्ट वाला बाइसेक्टर ले लिया था और फर्स्ट वाले बाइसेक्टर के साथ एंगल फाइंड किया, तो उसका वैल्यू जो है वो tan थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका मतलब कि जो बाइसेक्टर हमने लिया है tan थीटा फाइंड करने में, दैट बाइसेक्टर इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड बाइसेक्टर। ओके। नेक्स्ट जो है मेथड 2 इसको डिसाइड करने का। तो सर हम डिसाइड कर पाएंगे कि परपेंडिकुलर है कि वो Sir, what is that in denominator 1 minus 1 into हाफ denominator में 1 into हाफ 1/2 स्लोप लिया है ना। और कोई डाउट किसी को? सर हम ऐसे डिसाइड कर पाएंगे कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि हॉरिजॉन्टल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर है वो भी। क्या बोल रहे हो हर्षिल, वापस से बोलो। Means परपेंडिकुलर जहाँ पे- बाइसेक्टर क्या होता है? हम तो एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब परपेंडिकुलर टू लाइन से, जहाँ पे रेड ड्रॉ किया रेड लाइन ये पेज में ही, हाँ, हमको वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब तो वो लाइन का इक्वेशन कौन सा होगा दोनों में से? नहीं तो वो मतलब बताना पड़ेगा ना कि तुम्हें एक्यूट एंगल चाहिए या एक्यूट एंगल चाहिए। हमें डायग्राम थोड़ी बताएगा क्वेश्चन। ओके सर। सर अपने tan थीटा के लिए वो स्लोप वाला यूज किया ना फॉर्मूला? हाँ, फॉर्मूला बिल्कुल। मैं डायग्राम में 90 डिग्रीज के लिए बोल रहा था कि if tan theta is less than 1, then theta is less than 45 degree. If this theta is less than 45 degree, then this angle, complete angle is less than 90 degree. और कोई एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वो एक्यूट एंगल हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल वर्ड यूज किया है। ठीक है, अच्छा अभी तो मुझे अगर अभी देखो ये क्लियर होगा आई थिंक कि यहाँ पे हमने tan थीटा इक्वल्स टू 1 वाला केस लिखा ही नहीं है। tan थीटा की वैल्यू 1 क्यों नहीं लिखी है अपन ने? बिकॉज इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो डबल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो फिर एक्यूट या ऑब्ट्यूज का तो मीनिंग ही नहीं बचेगा, बिकॉज लाइंस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगी, तो हम कोई सा भी एंगल को एक्यूट या ऑब्ट्यूज नहीं बोल सकते। ठीक है, इफ दे डोंट गिव अस डायग्राम देन आफ्टर फाइंडिंग क्वेश्चन B1 क्या होता है, क्वेश्चन क्या बोलेगा कि B1 क्या होता है? क्वेश्चन ये तो बोलेगा कि एक्यूट एंगल फाइंड करो या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड करो, और वो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी कर लिया। B1 कोई नाम देगा क्या क्वेश्चन? ये तो हम अपने नोटेशन के लिए यूज कर रहे हैं। सर हाँ। सर L1 और B1 के बीच में जो एंगल होगा थीटा, दैट विल ऑलवेज बी एन एक्यूट एंगल। हमने ये बोला कि L1 एंड B1 आर जस्ट नोटेशंस। क्वेश्चन तुमने जैसे लास्ट बार मैंने क्वेश्चन कराया था तो फिर उसका मीनिंग क्या समझा तुम लोगों ने? क्वेश्चन तो ऐसे बोल देगा कि ये दो लाइंस हैं और इनका एक्यूट एंगल फाइंड करो। अब कौन सा L1 है और कौन सा B1 है और कौन सा L2 है, कैसे डिसाइड करोगे? सर नहीं, मैं tan थीटा के फॉर्मूला के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाँ, तो उसमें tan हमने थीटा के फॉर्मूले के लिए हम कैसे बोल सकते हैं कि ऑलवेज, क्योंकि हमने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा ही है कि दिस थीटा
मे बी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, कुछ भी हो सकता है, ये तो थीटा यूज कर रहे हैं। इफ ये सिचुएशन है तो एक्यूट एंगल बोला, इफ ये सिचुएशन है तो ऑब्ट्यूज एंगल बोला। चीजों को डिफरेंशिएट करना सीखो कि कौन से पॉइंट्स कहाँ पे एप्लीकेबल है। हमें ऑब्वियसली नोटेशंस का तो यूज करना ही पड़ेगा ना, हम हर एक सिचुएशन में लाइंस को लेके नहीं चल सकते। तो हमने यहाँ पे बोला कि L1 एंड L2 आर टू गिवन लाइंस, हमें नहीं पता कि विच लाइन इज L1 विच लाइन इज L2, बस L1 L2 दो लाइन दे रखी है। फिर B1 एंड B2 आर टू बाइसेक्टर्स, हमें अब ये नहीं पता कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन में दो आंसर्स फाइंड किए हैं, विच ऑफ देम इज B1 विच ऑफ देम इज B2, कंप्लीटली बिल्कुल नहीं पता। बट अब क्वेश्चन अपन से बोल रहा है कि ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करो। तो इसके लिए अपन के पास सॉल्यूशन क्या था, हमने कहा कि सबसे पहले तो ये पूरी कैलकुलेशन करके दोनों बाइसेक्टर्स फाइंड कर लिए, स्टेप 1। फिर गिवन लाइन में से कोई सी भी एक लाइन को ले लिया रैंडमली, कोई सी भी एक लाइन बोला मैंने, और गिवन बाइसेक्टर्स में से कोई सा भी एक बाइसेक्टर ले लिया और उनके बीच का एक्यूट एंगल tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से फाइंड किया। अब tan थीटा की वैल्यू कुछ तो आएगी, और सिंस मॉड है तो पॉजिटिव ही आएगी। बट इफ दैट वैल्यू इज लेस देन 1, तो जो बाइसेक्टर हमने लिया है वो बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो जो बाइसेक्टर हमने लिया है दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल्ड बाइसेक्टर। ठीक है, अब इसमें मेथड 2 क्या है, मेथड 2 में हमने बोला कि अभी भी डायग्राम में दो लाइंस और दो बाइसेक्टर्स, बट अभी मेथड क्या है कि जो लाइन, चलो अभी तो सिचुएशन तो वही लिखते हैं पहले कि लाइंस की इक्वेशन L1 और L2 इक्वल टू 0 है, बाइसेक्टर्स की इक्वेशन B1 और B2 इक्वल टू 0 है। अब मेथड क्या है कि जो दो लाइंस दे रखी है ना, अगेन उनमें से कोई सी भी एक लाइन पे एक फिक्स पॉइंट ले लो। मान लो हमने उस पॉइंट को P ले लिया, इस फिक्स पॉइंट की जो दोनों बाइसेक्टर लाइंस हैं इनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फाइंड करो। दोनों बाइसेक्टर लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो। और अब आई थिंक डायग्राम से समझ आना चाहिए कि मान लो पॉइंट P की B1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 नंबर है और B2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 है, और डायग्राम के अकॉर्डिंग इफ लेट्स से सॉरी नंबर्स के अकॉर्डिंग इफ लेट्स से P1 इज लेस देन P2, देन B1 इज एक्यूट, जिसका डिस्टेंस कम है वो एक्यूट और जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वो ऑब्ट्यूज। अगर मान लो P1 ग्रेटर देन P2 आ जाता है तो इसका मतलब कि B1 इज ऑब्ट्यूज। और मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूं कि B1 इज एक्यूट, इसका मतलब कि इन दिस सिचुएशन B2 इज ऑब्ट्यूज। एक एक्यूट होगा तो सेकंड डेफिनेटली ऑब्ट्यूज होगा। तो यहाँ पे मेथड क्या होगा कंप्लीट कि हम टेक any one fixed point on any one of the given lines। ठीक है, तो L1 L2 दो लाइंस गिवन थी, उनमें से कोई सी भी एक लाइन पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया एंड फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस distances of the point from bisector lines B1 equals to 0 and B2 equals to 0. Let's say these distances are P1 and P2. P1 एंड P2 डिस्टेंस आ गई इस मेथड से, और इसके बाद हमें फिर ये जो अपन ने ऊपर नोट कर लिया है ऑलरेडी, ये वाला पॉइंट यूज कर लेना है कि इफ P1 इज लेस देन P2 देन जिसका डिस्टेंस कम है वो एक्यूट, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए अगर हम एग्जांपल लिखें तो कोई एग्जांपल में क्वेश्चन ने क्या किया, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ उसको। एक बार इस चीज को सारा नोट कर लो जो लोग नोट कर रहे हैं, और एक बार मेथड समझ लो कि हमें करना क्या है। कि दो लाइंस गिवन है, अपने पास क्वेश्चन क्या बोलेगा कि दो लाइंस गिवन है, दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है,
वही बोल रहा है कि इन दोनों लाइन का जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन बताओ। एक ही आंसर बताना है, दो नहीं बताने हैं। तो फिर मेथड क्या कि सबसे पहले तो हमने जो फर्स्ट पेज पे फॉर्मूला लिखा था प्लस माइनस साइन वाला, उस फॉर्मूले का यूज करके दोनों एंगल बाइसेक्टर B1 और B2 की इक्वेशंस फाइंड कर ली। स्टेप 1 B1 B2 फाइंड कर लिया। उसके बाद जो गिवन लाइंस थी L1 और L2, उनमें से कोई सी भी एक लाइन पे कोई सा भी एक फिक्स पॉइंट कंसीडर कर लिया। मान लो ऐसा कोई पॉइंट है कि 2,3 उस लाइन पे लाई कर रहा है, तो 2,3 पॉइंट की B1 और B2 बाइसेक्टर लाइन से डिस्टेंस फाइंड की। जो डिस्टेंस कम आ रही है, जिस लाइन से डिस्टेंस कम आ रही है वो लाइन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। जिस लाइन से डिस्टेंस ज्यादा आ रही है वो लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो हमारा जो अभी एग्जांपल था, जो फर्स्ट स्लाइड वाला एग्जांपल था, मैं उसमें वापस से लाइंस को लिखता हूँ कि x प्लस 2y माइनस 5। तो लाइन तो गिवन थी x प्लस 2y माइनस 5। L2 लाइन गिवन थी 2x प्लस y प्लस 1, 2x प्लस y प्लस 1। सॉल्व करने के बाद बाइसेक्टर लाइन B1 आ गई थी अपनी x माइनस y प्लस 6, x minus y plus 6 equal to 0, and B2 was 3x plus 3y minus 4 equals to 0। इतने कैलकुलेशन तो अपन ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कर ली। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में मेथड क्या है कि कोई सी भी एक लाइन पे एक फिक्स पॉइंट ले लो। तो जैसे इस लाइन पे बात करते हैं, इस लाइन पे कोई भी एक फिक्स पॉइंट बताना। 2, 2,1 कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? 0, -1। 0, -1। देखो 0, -1 सेटिस्फाई कर रहा है, सबको क्लियर है? तो हमने कहा कि पॉइंट P ले लिया हमने 0, -1। अब इस 0, -1 की इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फाइंड की। तुम लोगों को फॉर्मूला याद है तो करो डिस्टेंस फाइंड। 0, -1 की फर्स्ट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 बोल देते हैं उसको। तो फर्स्ट लाइन इज x माइनस वाई प्लस 6। तो P1 इज x माइनस वाई प्लस 6 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस तो आ रही है 7/√2। जो सेकेंड लाइन थी, सेकेंड लाइन है 3x प्लस 3y माइनस 4। 3x प्लस 3y माइनस 4। तो 3x प्लस 3y माइनस 4 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेकेंड डिस्टेंस आ रही है 7/√18। तो बताना P1 और P2 में से विच इज ग्रेटर? P1 is greater। P1 इज ग्रेटर देन P2। सबको क्लियर है? जो P1 डिस्टेंस था वो हमने बाइसेक्टर लाइन B1 से फाइंड किया था, यानी कि इस वाली लाइन से फाइंड किया था, और P2 डिस्टेंस इस वाली लाइन से फाइंड किया था। तो इसका मीनिंग अब क्या हो गया कि सिंस P1 इज ग्रेटर देन P2 तो x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जिसकी डिस्टेंस ज्यादा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और जिसकी डिस्टेंस कम है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये है। Sir, हाँ this method works with both lines, right? L1, L2, both lines will can be used with the same method, right? बिल्कुल। अभी हमने यहाँ पे कहाँ गया? We have taken fixed point P on line L2. We can also take that point P on line L1. तो वो आप रिपीट करोगे कि कौन से लाइन आपने अगेन मैंने देखो स्टेटमेंट में भी लिखा है एनी वन ऑफ द गिवन लाइंस। कोई सी भी लाइन ले लो। तो सिद्धांत जो पॉइंट हमने लिया था 0, -1 वो हम कोई सी भी लाइन पे ले सकते हैं। L1 पे भी ले सकते हैं, L2 पे भी ले सकते हैं। एनी अदर डाउट?
सर अभी वो -7/√18 होगा ना, क्योंकि मॉड -3 लग गया ना, -2। मॉड मॉड मॉड। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सर अभी एक तक मिनट जो पहले वाले पेज पे जाओ। अभी तक जो हमने दोनों मेथड डिस्कस किए, तो उनमें तो क्या है कि इस तरह की पूरी कैलकुलेशन है कि पहले B1 और B2 की इक्वेशंस फाइंड करो और उसके बाद रेस्पेक्टिव मेथड से चेक करो कि कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूस है। जो मेथड 3 है ये इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, एग्जाम के पर्पस से शॉर्ट मेथड है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये होता है कि जो लाइन दे रखी है उस पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए, तो ये पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने ये दोनों डिस्टेंसेस फाइंड किए और फिर डिस्टेंस को कंपेयर करके बोल दिया। ठीक है, हार्दिक जो तुमने पूछा था, तो यहाँ पे इस तरह से है, एंड नेगेटिव साइन गिव्स। ओके, अब ये जो मेथड 3 है, ये मेथड 3 क्या बोल रहा है इसको देखो। सबसे सिंपल मेथड यही है और एग्जाम में अपन को यही यूज करना है कि जो दो लाइंस गिवन है उनको हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 करके कंसिडर किया था। तो a1 a2 और b1 b2 जो है वो लाइन के x और y के कोफिशिएंट्स हैं। इफ a1 a2 प्लस b1 b2 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अपन अगर देखें तो मीनिंग ये है कि ये जो साइन आ रहा है अगर ये पॉजिटिव साइन है, सेम साइन का यूज करने से हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है। तो इन दिस केस हमने कहा कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन का यूज करने से हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है। अगर नेगेटिव आया होता तो नेगेटिव साइन का यूज करने से हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है। तो सेम साइन का यूज करने से हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है और अपोजिट साइन का यूज करने से हमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम वापस से वही क्वेश्चन रिपीट करें कि लाइन थी x प्लस 2y, एक बार मैं वापस से लाइन देखता हूँ, x प्लस 2y माइनस 5 और 2x प्लस y प्लस 1, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन अब हमसे अब दोनों बाइसेक्टर की नहीं पूछ रहा, बोल रहा है कि ओनली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करो। तो इसका कंप्लीट मेथड क्या होगा कि हम सबसे पहले a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक करेंगे। तुम लोग बताना a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव। तो सबको ये क्लियर है कि हमने a1 a2 b1 और b2 को लिया क्या। a1 इन दिस केस 1 है, a2 इन दिस केस 2 है, b1 इन दिस केस 2 है, b2 इन दिस केस 1 है, तो ये पॉजिटिव आ गया। फिर हमने कहा कि सेम साइन का यूज करेंगे तो हमें ऑलवेज ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा और अपोजिट का यूज करेंगे तो हमें एक्यूट मिलेगा। क्वेश्चन ने एक्यूट फाइंड करने को बोला तो हमें अपोजिट यूज करना है। अपोजिट यूज कहाँ करना है, जो हमारा फॉर्मूला था ना पहले ये वाला, इसमें अपोजिट यूज करना है। दैट इज कि अभी जो प्लस माइनस है उसकी जगह ओनली हमें अब माइनस साइन यूज करना है जिससे कि हमें एक्यूट मिल जाए। और माइनस क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहां पे हम माइनस साइन का यूज करेंगे और हमारा एक बार ही कैलकुलेशन करने से आंसर आ जाएगा। एक बार का मतलब कि x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 4 और 2x प्लस y प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 4 प्लस 1। ठीक है, तो ओनली माइनस साइन के साथ कैलकुलेशन करनी है। तो ये बन जाता है 3x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा आंसर आया है ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का आंसर है। तो देखो पहले वाले जो दो मेथड्स हैं उनके कंपैरिजन में ये थर्ड मेथड जो है वो सिंपल है। सिंपल नहीं, बहुत सिंपल है, टाइम भी बचता है और समझने में भी सिंपल है। तो यहाँ पे बट ये क्या है कि इसका कुछ एक्सप्लेनेशन मतलब है तो है, बट अपने सिलेबस से बाहर की चीजें अपन को उसमें जाना नहीं है। हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि a1 a2 प्लस b1 b2 का जो साइन है
वो हमें डिसाइड करना है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ रहा है, और नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है, अगर हमें एक्यूट चाहिए तो अपोजिट, और ऑब्ट्यूज चाहिए तो सेम साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं लास्ट स्लाइड शो करता हूं। तो हमने कहा कि a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव साइन का यूज करके एक्यूट मिलेगा, पॉजिटिव साइन का यूज करके ऑब्ट्यूज मिलेगा। ऐसे ही सेकंड वाला केस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हें सॉल्व करना है, क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्ड बाइसेक्टर ऑफ लाइंस। ओनली ऑब्ट्यूज वाला चाहिए, एंड लाइंस आर 12x minus 5y plus 1 equals to 0 and 3x minus 4y plus 2 equals to 0। हाँ, तो यहाँ पे अब तुम लोग जो भी तुम्हें लास्ट मेथड 3 में समझ है, मेथड 3 से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। So can you show the previous slide once? Done, sir. जिनको बिल्कुल क्लियर नहीं कि क्या करना है, मैं उनके लिए फर्स्ट स्टेप हम a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन फाइंड करेंगे। तो इन दिस केस a1 is 12, a2 is 3, b1 is -5, b2 is -4, और ये साइन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन ने हमें ऑब्ट्यूज एंगल पूछा है, तो सेम साइन यूज करने से हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा और अपोजिट वाला यूज करने से एक्यूट मिलेगा। तो यहाँ पे हम प्लस साइन यूज करेंगे, और सिद्धांत का आंसर है 21x प्लस 27y माइनस 21 इक्वल टू 0, 7x प्लस 9y माइनस 7 इक्वल टू 0। सेम आंसर है दोनों के। तो सिद्धांत और वृष्टि ने दोनों ने सेम आंसर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली सही भी होना चाहिए। और कोई आंसर किसी का आया तो कंफर्म करो। तो अगर 60 माइनस 39 21x माइनस 25 प्लस का 52 तो प्लस का 27y प्लस 5 माइनस का 26 तो माइनस का 21, ये बोला था ना 21 27 21। ठीक है, करेक्ट है। ओके सर, कैन यू शो प्रीवियस स्लाइड। तो एक बार ये सारा सॉल्यूशन नोट कर लो सभी लोग, फिर मैं एक बार अभी अपना जो मेथड है एक्यूट ऑब्ट्यूज डिसाइड करने का वो कंप्लीट है। तो एक बार मैं प्रीवियस स्लाइड कर रहा हूँ, उससे पहले ये सारा नोट कर लो।
अब एंगल बाइसेक्टर का एक लास्ट पॉइंट. So can you please go back to the last slide? Okay, sir. अब देखो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अभी पहले अपन समझ लेते हैं फिर नोट करेंगे कि अपन को क्वेश्चन है, वही सिचुएशन है कि दो लाइंस दे रखी हैं, ठीक है. अब दो लाइन के साथ साथ एक पॉइंट भी दे रखा है, फिक्स पॉइंट, और कुछ पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो गिवन लाइंस पे लाई नहीं कर रहा होगा. क्वेश्चन बोलेगा कि हमें वो रीजन के एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना है जिसमें ये पॉइंट लाई कर रहा है. अभी ये वाला जो पॉइंट है वो इस एंगल के रीजन में लाई कर रहा है, और हमें फिर इसी का जो बाइसेक्टर है इसी की इक्वेशन चाहिए. क्वेश्चन ने ये बिल्कुल नहीं बोला है और हमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये एक्यूट है ऑब्ट्यूस है क्या है. दूसरी चीज, क्वेश्चन हमें डायग्राम बना के नहीं देगा कि हम डायग्राम से डिसाइड कर लें. क्वेश्चन तो अगेन दो लाइंस बोल देगा कि x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 लाइंस हैं, और एक पॉइंट है 2,3, और तुम्हें बताना है कि 2,3 जिस एंगल के रीजन में है उस एंगल के बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है. सिचुएशन समझ आ गई सभी को? ठीक है. हमें एक्यूट ऑब्ट्यूस से भी मतलब नहीं है, हमें डायग्राम भी नहीं पता है, हमें तो बस इक्वेशंस पता है और एक पॉइंट पता है. तो इसका जो मेथड है, हमें क्वेश्चन ने दो लाइन की इक्वेशंस दी L1 L2 की. अभी हम ये तो क्वेश्चन ने देखा, लेकिन हमने डायग्राम से समझने के लिए बोला कि मान लो ये वाली लाइन L1 है और ये लाइन L2 है. एक पॉइंट बता दिया हमने, जो समझने के लिए कि मान ले कि पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है. क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट एंगल बाइसेक्टर इन हुज रीजन दिस पॉइंट 2,3 लाइज. तो ये भी डायग्राम के अकॉर्डिंग मान लो पॉइंट P यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये इस एंगल के रीजन में लाई कर रहा है. तो हमें इसी एंगल के बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है. मान लो गिवन लाइंस ऐसे होती और पॉइंट P यहाँ पे होता, तो फिर पॉइंट P इस एंगल के रीजन में लाई कर रहा है. इस एंगल का रीजन कौन सा है? ये सारा के सारा रीजन है ना, इस एंगल का रीजन है, और इस एंगल का रीजन ये वाला है. तो अगर पॉइंट P यहाँ पे लाई कर रहा होता तो वो इस एंगल के रीजन में लाई कर रहा होता, इस एंगल के रीजन में लाई कर रहा होता, तो हमें इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, जो ये वाली लाइन कुछ बनेगी, ये लाइन अपन को बतानी है. ठीक है. तो ये सिचुएशन है. तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पॉइंट कौन से रीजन में? हमें डिसाइड नहीं करना भाई, तो मैं बता रहा हूँ उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है. नोट, वो मैं नोट करके लिख रहा हूँ. If given lines are a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, and given point is x1, y1. तो क्वेश्चन अपन को दो लाइन बताएगा और एक पॉइंट, सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन देगा, दो लाइन और एक पॉइंट. देन स्टेप वाइज लिख देता हूं. देन टू फाइंड द एंगल, द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल in which region point P lies. Step 1. Find sine of a1 x1 plus b1 y1 plus c1 a2 x2 plus b a2 x1 plus b2 y1 plus c1. Step 2. Use same sign in angle bisector formula to get required answer.
अब इसको एक बार मैंने कुछ भी, अब जो मैंने बोला मतलब जो नोट किया है उसमें कुछ एक्सप्लेन किया नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको पढ़ू, ओनली इसको एक बार ढंग से पढ़ो कि क्या बोल रही है। जितना मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। सर तो वो जो कल किया था सेम साइड अपोजिट कंसेप्ट, काइंड ऑफ वही है बट थोड़ा डिफरेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे। बट मैं एक बार मैं क्वेश्चन लिख दूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस 3x minus 4y plus 1 equals to 0 and 3x minus 3y plus 2 equals to 0 in whose region point 2,3 lies। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन है अपन को दो लाइन की इक्वेशंस दी है और एक पॉइंट दिया है। क्वेश्चन इज आस्किंग इक्वेशन ऑफ दैट एंगल बाइसेक्टर इन हुज रीजन दिस पॉइंट 2,3 लाइज। तो स्टेप वाइज क्या बोला गया कि फाइंड साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है क्या कि जो फर्स्ट लाइन है ना, इसके एक्सप्रेशन में x और y की जगह पे x1 और y1 रख दिया, यानी कि ये नंबर्स रख देंगे 2 और 3, तो ये वाला ब्रैकेट एक नंबर बन जाएगा। ऐसे ही जो सेकंड लाइन है, इसके एक्सप्रेशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करने के बाद ये एक सेकंड नंबर बन जाएगा। इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन या नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, जो भी वो आ रहा है वो सेम साइन। हम अगर एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला जो इस तरह से दिखता है, यहाँ पे वो सेम साइन अगर यूज कर लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। अब तुम लोग पहले तो मुझे बताओ कि साइन जो आ रहा है, जिस साइन के अपन बात कर रहे हैं, वो इस वाले क्वेश्चन में नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, कैलकुलेशन करके बताओ। सिद्धांत ने बोला नेगेटिव, हाँ ने भी नेगेटिव, वेदांत ठीक है, ओके। तो हाँ ने तो आंसर ही बोल दिया। कुछ लोग तो इतने नहीं, अच्छी बात है, मतलब क्विक है और होना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में लेके जा रहा हूँ। तो पहले हमने साइन डिसाइड किया, तो वो 2,3 को फर्स्ट में पुट किया, अरे अब अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? फर्स्ट लाइन थी 3x minus 4y plus 1 equals to 0। सेकेंड लाइन थी 3x, क्या थी सेकेंड लाइन? 4x minus 3y plus 2 equals to 0। फोर एक्स minus 3y plus 2 equals to 0 and point was given as 2,3। तो हमने पुट किया तो ये बन गया 3 into 2 6, 4 into 3 12 plus 1 and 4 into 2 8, 3 into 3 9 plus 2। फर्स्ट ब्रैकेट नेगेटिव, सेकंड ब्रैकेट पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ रहा है। therefore required angle bisector। अरे सबके डिफरेंट आंसर क्यों बता रहे हो तुम लोग? required angle bisector is 3x minus 4y plus 1 upon तो यहाँ पे अब हम माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 7x
-4 -3 -7y +1 +2 +3, ये कितने लोगों का आंसर आ रहा है ये देखते हैं। 7x 7y3 सिद्धांत का आ रहा है, सिद्धि का आ रहा है, सृष्टि का आ रहा है, हर्षिल का रॉन्ग है, वृष्टि का पहले रॉन्ग था, सिद्धांत का भी पहले रॉन्ग था, आहान का स्टार्टिंग से करेक्ट है। ओके, तो देखो कैलकुलेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले हमने जो मेथड यूज किया है और इसी क्वेश्चन के साथ अपना एंगल बाइसेक्टर का कंसेप्ट कंप्लीट है। तो एंगल बाइसेक्टर में अपन ने 3 चीजें डिस्कस की हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट वाज कि कोई भी 2 लाइंस जो गिवन है उन लाइंस के दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड करना। सेकंड पॉइंट वाज how to decide that which equation is of acute angle bisector and which is of obtuse angle bisector. And third point कि जो एक particular point given है वो point कौन से एंगल के रीजन में लाई कर रहा है, उस एंगल के बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो एक बार देख लो, कोई किसी को कुछ चीज नोट करनी है तो ये प्रीवियस पेज तो ये वाला है। सर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों कोऑर्डिनेट सेम रखेंगे हम लोग। हर्षिल तुम्हारा ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं है, वापस से बोलना। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट सेम ही रखने का ना। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या चीज सेम रखते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं। हाँ, कोऑर्डिनेट तो एक ही तो पॉइंट दे रखा है, मतलब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो जब हमने इस पॉइंट को यहां पुट किया, एक नंबर मिल गया, इस पॉइंट को यहां पुट किया, दूसरा नंबर मिल गया, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का साइन चेक किया। ओके, नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट इज वेरी सिंपल, बट अगेन डिटरमिनेंट का यूज है। सर 1 मिनट, आंसर देख सकता हूँ प्लीज। कौन सी स्लाइड में, इसमें या इससे प्रीवियस? यही वाला ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जितने तुम लोग सोचो और जितने और लोग नोट कर लो कि अब सिचुएशन ऐसी है कि हमें 3 लाइंस गिवन है, तीनों लाइन की इक्वेशंस दे रखी हैं और चेक करना है कि वेदर दीज लाइंस आर कॉन्करेंट और नॉट। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है? जो तीनों लाइन सेम पॉइंट से पास कर जाए। तो अगर वी आर गिवन विद 3 लाइंस तो वी हैव टू चेक वेदर दीज 3 लाइंस आर कॉन्करेंट और नॉट। तो बेसिक मेथड तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? मतलब अपन को कोई फॉर्मूला नहीं पता, अपन मेथड की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला तो अपन अभी मैं लिखवा दूंगा, लेकिन मेथड क्या होगा? सॉल्व लाइन स्लोप सेम नहीं, कि पहले जो बोला वो सही बात है कि जैसे हम लेट्स से करेक्ट है, हमने और विस्टन ने बोला कि L1 L2 एंड L3 है, तो हमने पहले L1 और L2 को लेके सॉल्व किया और एक पॉइंट आ जाएगा। मान लो वो इंटरसेक्शन पॉइंट L1 L2 का 5,2 आ गया कुछ भी, ठीक है। इफ दिस 5,2 पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस L3 लाइन, देन दीज 3 लाइंस आर कॉन्करेंट लाइंस, क्योंकि 5,2 अगर L3 पे भी लाई कर गया यानी कि L3 भी इसी पॉइंट से पास कर गई, तो दीज 3 लाइंस आर कॉन्करेंट लाइंस। तो यहाँ पे अपन को ऑल केसेस पेयर वाइज सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ओनली कोई भी एक पेयर को सॉल्व कर लिया और उससे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया उस पॉइंट को थर्ड लाइन में पुट करके चेक कर लिया कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो लाइंस आर कॉन्करेंट, नहीं कर रहा तो लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है उसकी टर्म में हम आंसर क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, concurrent lines. If lines a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, and a3x plus b3y plus c3 equals to 0 are concurrent lines, then तो जो हमने जो मेथड भी डिस्कस किया
उस मेथड से ये रिजल्ट बनता है, बट सिंस अभी तुम्हें डिटर्मिनेंट्स का ज्यादा आइडिया नहीं है तो इसको तो बस अभी मैं नोट ही कर रहा हूँ। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और यहाँ पे हमें थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व ही करना होगा। अनलाइक जो एरिया ऑफ ट्राइंगल में तो अपन ने एक दूसरा अप्रोच भी ले लिया था, बट यहाँ पे कोई अप्रोच नहीं है। एक बार जो मैंने लिखा है मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट देन डेफिनेटली दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बट नोट में क्या लिखा है इसका कन्वर्स, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो then it is not necessary that these lines are concurrent lines. These lines may either be concurrent or parallel. अगर तुम जैसे 2x plus 3y plus 4 equal to 0, 2x plus 3y plus 5 equal to 0, 2x plus 3y plus 6 equal to 0, बिना पेन चलाए I believe कि तुम लोग बता सकते हो कि whether these lines are concurrent or not. Tell me. No, No, they aren't concurrent. they are not concurrent because explanation भी correct है कि these three lines are parallel and distinct lines, and three parallel and distinct lines can never be concurrent lines. But अगर हम इस सिचुएशन में इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो देन आइदर लाइंस आर कॉन्करेंट और पैरेलल। तो फिर हमें समझ कैसे आएगा एग्जाम में कि जो हमने डिटर्मिनेंट मतलब किसी जैसे, एक बार मैं एग्जांपल और लिखता हूँ, ये मतलब आर्टिकल तो यहाँ पे कंप्लीट है बट एग्जांपल से और थोड़ा क्लियर होगा कि लेट्स से ऐसे है, फाइंड के फॉर विच लाइंस 3x plus 2y plus 1 equals to 0, x minus 2y plus 7 equals to 0, and kx plus 4y minus 6 equal to 0 are concurrent. ठीक है, find k for which these three lines are concurrent. तो तुम लोग एक क्वेश्चन लिख लो और इस डिटर्मिनेंट को इक्वल डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट किन से बनेगा, जो x y और कांस्टेंट के जो कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड सो ऑन, इनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू फाइंड करो। तो इन टर्म्स ऑफ k आएगा वो, बिकॉज़ अभी k दे रखा है। सर जो हमने मेथड अभी वो डिस्कस किया था कि इंटरसेक्शन निकालना और फिर वो जो सब्स्टिट्यूट करना पॉइंट, उसी से आया ये डिटर्मिनेंट वाला। हाँ बिल्कुल, डिटर्मिनेंट का कांसेप्ट एक्चुअली उसी का डेरिवेशन है। मैं भी चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा और तुम्हारे 12th में भी आ जाएगा, बट अभी मैं बताता भी हूँ। पर एक बार तुम लोग इस सिस्टम के लिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करो। इन टर्म्स ऑफ क्या आएगा, मैं नेक्स्ट में ले लेता हूँ। तो 3 2 1 1 minus 2 7 and k 4 minus 6। कहाँ ने बोला k का वैल्यू 2 आ रहा है।
Okay. So can you please go to the previous page once? सर डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं बताओ ना एक बार. नोट कर लिया इसमें? Yes sir. डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मतलब भी बताता हूँ अभी, एक मिनट. बट अभी देखना कि जैसे अपन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके इक्वल टू 0 किया तो हमारा k का जो आंसर है, मैंने कैलकुलेशन करी नहीं है क्योंकि तुम सभी लोगों ने आंसर 2 ही बोल दिया था, तो हमारा k का आंसर 2 आ गया. बट ये k इक्वल्स टू 2 एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये चेक करना भी इंपॉर्टेंट है. तो हमने कहा कि k की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है. चेक कैसे करना है कि k को यहाँ पे पुट किया 2, तो ये लाइन बन गई 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0. अब ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस अगर पैरेलल आ जाती है तो फिर ये वाला k रिजेक्ट हो जाएगा और हम बोलेंगे कि k का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, k बिलोंग्स टू 5. बट अभी ये लाइंस पैरेलल नहीं आ रही हैं तो k इक्वल टू 2 एक्सेप्टेबल है. तो सबसे लास्ट वाला जो स्टेप मैंने बोला है वो समझ आया कि जो डिटर्मिनेंट 0 किया उससे k आ गया, ठीक है. अब k की जो वैल्यूज हैं वो k की वैल्यूज को हमने जो भी लाइंस दे रखी थी वहां पे पुट किया, तो लाइन की प्रॉपर थर्ड लाइन की प्रॉपर इक्वेशन 2x plus 4y minus 6 equal to 0 आ गई. If these lines are parallel lines, तब तो k की जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी. बट इन दिस पर्टिकुलर केस लाइंस पैरेलल नहीं आ रही हैं तो फिर k की वैल्यू एक्सेप्टेबल है, ठीक है. सर आप पैरेलल लाइन और एग्जांपल दे सकते हो, लाइक अगर अभी हमने बोला इफ लाइंस पैरेलल हो गई तो these lines can never be concurrent lines. यस सर वो तो आई अंडरस्टूड. ठीक है. यस सर. वृष्टि मैंने बोला था कि जो k की वैल्यू आई है वो k की वैल्यू को हम जो क्वेश्चन दे रखने लाइंस दे रखी हैं वहां पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे पुट किया तो ये वाली लाइन ये बन गई, फिर ये लाइन और ये लाइन. हमने चेक किया कि वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल और नॉट, और अगर लाइंस पैरेलल आ जाती हैं तो फिर वो k का आंसर जो अभी इन दिस केस 2 आया है वो 2 आंसर रिजेक्ट हो जाएगा. बट अभी सिंस लाइंस आर नॉट पैरेलल तो फिर आंसर k इक्वल्स टू 2 एक्सेप्टेबल है, ठीक है. अब एक बार हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं. ऐसा करते हैं हम आज की क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो अपना फैमिली ऑफ लाइंस का है तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो आज की क्लास में जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है वो तो अपन यहाँ तक ही रख रहे हैं. एक बार मैं होमवर्क बता देता हूँ और फिर अगले 10 मिनट्स में मैं डिटर्मिनेंट के, जिन लोगों को भी डिटर्मिनेंट ओपन करने में डाउट है वो लोग रुक सकते हैं, वो लोग समझ लेना. जिन लोगों को ऑलरेडी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है वो लोग जा सकते हैं. बट बिफोर दैट मैं तुम्हें होमवर्क देख के एक बार बता देता हूँ कि तुम कितना होमवर्क कर सकते हो. एक बार कोई कंफर्म करेगा पहले मैंने होमवर्क में क्या क्या दे रखा है और क्या अपन ने डिस्कस कर लिया. एक्सरसाइज 1 2 3 4 पूरा डिस्कस 1 का थोड़ा बाकी है और इन चैप्टर एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज हमने 1 to 50 कर चुका है, खाली थोड़ा डिस्कस बाकी है 50 तक. ओके, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 2 3 4 और 1 2 3 4 का डिस्कशन बाकी है कुछ, लेकिन 1 2 3 4 होमवर्क में कंप्लीट किया बनता, राइट. हाँ 1 2 3 4 हो गया सर, खाली 1 का तो थोड़ा बहुत बाकी. 1 का कुछ बाकी, हाँ ठीक है. और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर अप टू 50. ओके 39 के बाद आगे का होमवर्क बताया देख के. इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 to 4 तो ऑलरेडी गिवन ही है. इन चैप्टर एक्सरसाइज, हाँ नेक्स्ट क्लास में अपन ये होमवर्क डिस्कस करेंगे. 5 कर लेना, लेकिन उसमें से क्वेश्चन नंबर सारे ही कर सकते हो वैसे तो कोई है नहीं इसमें. फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन सारे कर सकते हो, ठीक है. और एक्सरसाइज 1 में हमने 1 to 50 डिस्कस किया था, मतलब 1 to 50 का होमवर्क गिवन है और क्वेश्चंस कितने हैं 16.
एक्सरसाइज 2 में हमने कुछ होमवर्क दिया है क्या अभी तक? नो सर। ओके, फिर ऐसा करते हैं, एक बार एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर एक्सरसाइज 2 बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये वाला होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये अभी तो कंफर्म नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली मंडे को ही है डाउट क्लास, इसलिए होमवर्क मैंने फिर बहुत ज्यादा भी नहीं दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये वाला होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब एक बार मैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो इस तरह से है, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। इनफैक्ट उससे भी पहले मैं थर्ड, हाँ, व्हेन द क्लास विल स्टार्ट ऑफलाइन। अभी तो अगेन न्यू वेरिएंट आ गया, तो कोई श्योरिटी नहीं है क्लासेस कब शुरू होंगी, ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस। तो डिटरमिनेंट में अगर ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो वैल्यू ऑफ दिस इज सिंपली ए क्यू माइनस बीपी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और पॉजिटिवली यूज किया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और नेगेटिव साइन के साथ यूज कर लिया, ए क्यू माइनस बीपी, ठीक है? थर्ड ऑर्डर का है, तो फिर मेथड ये है कि जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने ए माइनस बी प्लस सी करके लिखा है, ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है? ए को एज इट इज, बी के आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगाया है, और सी को अगेन एज इट इज लिखा है। ए के मल्टीप्लीकेशन में एक डिटरमिनेंट आएगा, कौन सा डिटरमिनेंट आएगा? ए जिस रो एंड कॉलम में है उनको रिमूव कर दो। हाँ, जिन लोगों को ऑलरेडी डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है वो लोग, उन लोगों के लिए क्लास कंप्लीट है। तो ए यहाँ पे है, ए इस रो और इस कॉलम में है, तो इनको रिमूव किया तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? क्यू आर वाई जेड, क्यू आर वाई जेड। ये हमने ए के मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, ठीक है? इसके बाद बी के मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? बी जिस रो एंड कॉलम में है उनको रिमूव कर दो, तो बी इस रो में है एंड इन दिस कॉलम, तो इनको रिमूव किया तो बी के मल्टीप्लीकेशन में क्या बचा? पी आर एक्स जेड, ठीक है? तो बी अभी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में था, तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिमूव किया, तो पी आर एक्स जेड रिमेनिंग है। अब सी के मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? सी इज इन दिस रो एंड इन दिस कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू एक्स वाई, तो ये हो जाएगा ए टाइम्स क्यू जेड माइनस आर वाई माइनस बी टाइम्स पी जेड माइनस एक्स आर प्लस सी टाइम्स पी वाई माइनस क्यू एक्स। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक बार मैं तुम्हें एग्जांपल लिखता हूं, तुम लोग ट्राई करके आंसर बताना कि 2 3 1 4 1 0 माइनस 2 3 4। तो एक बार ट्राई करो। ओके, जिन लोगों को डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है वो लोग जरूर ट्राई करना। हर्षिल ने बोला -32 और दीप ने बोला -25, और मेरा आंसर तो कुछ अलग ही आ रहा है। ये आंसर है कितना? -26। किसी का -26 आ रहा है? अभी आया। तो एक बार आप देखो कि कौन सा नंबर कहां से गया था। अभी ये क्लियर है क्या कि हमने 2 3 एंड 1 को, तो 2 3 एंड 1 यहाँ यूज किया, लेकिन 3 के आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव यूज करना है, ठीक है? सेकंड, 2 के मल्टीप्लीकेशन में
इनको रिमूव करने के बाद 1034 लिख दिया। 3 के मल्टीप्लीकेशन में इनको रिमूव करने के बाद 40 माइनस 2 4 40 माइनस 2 4 40 माइनस 2 4 लिख दिया। ऐसे ही 1 के मल्टीप्लीकेशन में इसको और इसको रिमूव किया तो 4 1 माइनस 2 3 4 1 माइनस 2 लिख दिया और फिर कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, एक और क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस के लिए? सर हाँ मतलब उसमें हम लोग प्लस माइनस प्लस ऐसे भी करते थे जब सॉल्व करते हम लोग। हर्षिल तुम चैट बॉक्स में लिख दो, तुम्हारा ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा। सर हाँ सर आपने जो क्वेश्चन दिया था ये बाइसेक्टर वाला, हाँ सर उसमें जो डिटर्मिनेंट था उसका आंसर क्या था सर? मुझे चेक करना था। ये वाला यस सर। k की वैल्यू 0 बनेगा 2 आ रही है, मतलब फाइनल आंसर तो मैंने कैलकुलेशन किया नहीं, ये वाली कैलकुलेशन थी मेरी। ओके सर ठीक है। ये इसका यही मेथड है और हमने कहा ना कि डिटर्मिनेंट अपन डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करो सभी लोग, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। $73 $68 सर आंसर इज 70। 70 सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। 72 लोगों का आया। सेवेंटी करेक्ट है। यस सर 70 तो अगेन देखो कि अगर ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका यूज अपन ने क्या किया कि ये तो -3 तो गिवन नंबर था और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव तो हमें लगाना ही है। -2 गिवन नंबर था लेकिन थर्ड नंबर से पहले तो हमें प्लस साइन लगाना है इस तरह से। तो ये गिवन नंबर्स ऑलरेडी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। प्रीवियस पेज में ये, तो अभी सभी को डिटर्मिनेंट ओपन करने का मेथड क्लियर है? चलो फिर अपन ये वाला क्लास जो है आज का यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फैमिली ऑफ लाइंस का जो कंसेप्ट है वहां से शुरू करेंगे। सर ये ठीक है। चैप्टर और बड़ा है क्या ये और बहुत बड़ा है क्या? नहीं अभी तो आई थिंक 1 लेक्चर में या मतलब 2 आवर्स या मैक्सिमम 3 आवर्स, लेस देन 3 आवर्स का बचा है। कंप्लीट 2 लेक्चर्स का भी नहीं बचा। ओके ठीक है चलो, ओके बाय।